माननीय सदस्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी है। देश की आधी आबादी की निगाहें आज देश की संसद पर टिकी हुई हैं और वो देख रही है कि क्या भारतीय राजनीति में जिस बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है वो सही मायने में अपने वास्तविक अंजाम तक पहुंच पाएगा। 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है सभापति महोदय, और अनेक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मसला इतने वर्षों से हाशिए पर ही रहा है। ये सच है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संयुक्त रूप से पारित किया है, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी को इस बिल के क्रियान्वयन होने का इंतजार है। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी के राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना उसके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अधूरा है, और इसलिए ये समय की मांग है कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम सब ने मिलकर पारित किया था उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति ये है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं, और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं हैं, और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। इस परिस्थिति को आखिर हम कब बदलेंगे? आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संसदीय लोकतंत्र में हमारे विपक्ष के मित्रों के अपने कुछ राजनीतिक कर्तव्य भी हैं और उनका कुछ धर्म भी है, तो इसलिए बहुत सारी चिंताएं, आशंकाएं, आरोप प्रत्यारोप और घमासान, ये भी मैंने कल से इस चर्चा में देखा है। एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसदगणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री में इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसदगणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि ये तो कहीं आप सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका का भी समाधान हमारी सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं। ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है।
और जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब हम इस लोकसभा के संख्या को बढ़ाएंगे, 816 तक पहुंचाएंगे, तो छोटे और बड़े दल सभी के लिए 33% का जो ये महिला आरक्षण है इसको लागू करना सहज हो जाएगा। इसका भी सभी दलों को ख्याल रखने की जरूरत है।